गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये वीडियो चैप्टर ट्रेड टू ट्रेशरी लास्ट वीडियो है, पार्ट 4। इससे पहले मैं 3 वीडियो आपको दिखा चुका हूँ। बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर था, तो ये लास्ट चैप्टर है हमारा। सॉरी, लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेशरी, क्लास 8 एसएसटी हिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक है इसमें है द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी। द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी का मतलब है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेज़ों ने इंडिया के अंदर अपने बहुत स्टेट्स के अंदर, कई सारे स्टेट्स के अंदर अपने पाँव पसार लिए, अपना खुद का रूलिंग सिस्टम वहाँ पे चला दिया, खुद उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी को स्टार्ट किया। इसका मतलब था कि अपने आप को ये साबित करना सिद्ध कर दिया कि अब हम ही इंडिया के अंदर, हमसे बड़ी आर्मी, हमसे बड़ा कोई भी वो कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पावर जो है वो इंडिया के अंदर अब नहीं है। तो वो अब क्या करते थे, दूसरे स्टेट्स को पहले उन्हें प्यार मोहब्बत से समझा रहे थे, फिर उसको थ्रीट मतलब कि धमकी देते थे, एनेक्स उन पे कब्जा करना शुरू कर दिया उन स्टेट्स पे धीरे धीरे। और जो जिन स्टेट्स पे उन्होंने कब्जा किया उसमें किट्टूर अ, है, जहाँ की रानी चन्नम्मा थी, और जिनको जो बहुत बहादुरी से लड़ी थी उनके साथ में, लेकिन इसको बाद में लड़ाई में उनकी हार हुई, उनको जेल में डाल दिया गया और उस जेल के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है ना? उसके बाद अब इन लोगों ने क्या देखा कि थ्रीट तो दी ही, कब्जे करने स्टार्ट किए, लेकिन धीरे धीरे क्या किया कि 1830 तक, 1830 में, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इन्होंने देखा कि रशिया की जो आर्मी है, रसिया के जो ट्रेडर्स हैं, वो भी इंडिया में अपना कब्जा करना चाह रहे हैं, वो भी इंडियन के साथ मिलजुल करके उनको सपोर्ट करते थे। ठीक है ना? और उन्हें सपोर्ट करते थे, तो इन लोगों ने क्या किया, कंट्रोल इन नॉर्थ ईस्ट, जो जितना इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का एरिया था, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे, तो वहाँ पे अपना जो वहाँ के रूलर थे, जो एंशिएंट रूलर थे वहाँ पे, तो उनसे तालमेल बनाया और हर तरह की पॉलिसी वहाँ पे अपनाई। तो इनडायरेक्ट कंपनी रूल। और 1849 में इन्होंने क्या किया, पंजाब में एनेक्स कर लिया, पंजाब पे कब्जा कर लिया अपना सबसे लास्ट में 1849 में, क्योंकि राजा रंजीत सिंह थे वहाँ पे। और राजा रंजीत सिंह बहुत दिनों तक इनके कब्जे में नहीं आए, और राजा रंजीत सिंह ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन ये हारते चले गए। और राजा रंजीत सिंह को क्या है, सिखों का सपोर्ट था, सिख इनको सपोर्ट करते थे। लेकिन 1849 में राजा रंजीत सिंह के ऊपर भी, पंजाब पे भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। उसके बाद जो लॉर्ड डलहौजी एक जनरल हुए इंडिया के, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो इन्होंने कई पॉलिसी लेके आए ये अपने आने के बाद, क्योंकि कोई भी नया जनरल होता है तो अपनी पॉलिसी लेके आता है। तो लॉर्ड डलहौजी एक नई पॉलिसी लेके आए, इसका नाम रखा गया द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स का मतलब ये है कि अगर किसी स्टेट के पास, अगर किसी की कोई रियासत है और उस रियासत में कोई अपना मेल, है ना, अपना मेल उत्तराधिकारी नहीं है, मेल हेयर नहीं है, तो कोई, तो उस पे इन्होंने कहा कि उस पे हमारा कब्जा होगा। अगर वहाँ पे कोई अपना उनका उत्तराधिकारी है उस रियासत के ऊपर, तो वो रहेगा। और ऐसी रियासतें इस रूल पे जो डलहौजी लेके आया था, इस रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने सतारा, नागपुर, उदयपुर, अवध, इन बहुत सारी जगह पे, और बाद में झांसी, झांसी, बल्कि जो कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई, उसके लिए बहुत उन्होंने फाइट किया था। लेकिन इन सब पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था कि वहाँ पे आपके पास कोई अपना मेल एयर नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है आपके स्टेट का आगे आने वाले टाइम में। तो उस पे कब्जा ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया था। उसके बाद रिवोल्ट 1857 हुआ, इसके बारे में आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम बात करते हैं सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेजों ने पूरी इंडिया के ऊपर अपना धीरे धीरे अपना कब्जा करते चले गए थे, तो इन्होंने सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे अपने रूल्स कैसे चलाए, कैसे यहाँ पे शासन किया, क्या बदलाव किए, क्योंकि जब भी कोई नया राजा आता है, जब भी कोई नया रूलर आता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में चेंज करता है। ठीक है ना? तो उस टाइम पे जब वेरेन हास्टिंग 1773 से 1785 तक जनरल रहे हैं इंडिया के। तो हम पहले, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस टाइम पे जैसे अभी स्टेट हैं, फिर सेंटर हैं, अभी इंडिया के अंदर लगभग 28-29 स्टेट हैं। तो और लेकिन उस टाइम पे क्या सिस्टम था, तो उस टाइम पे क्या थी, प्रेसिडेंसीज थी। स्टेट की जगह क्या थी, प्रेसिडेंसीज।
प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी थी? एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, और इन सभी प्रेसिडेंसीज के अलग अलग गवर्नर होते थे, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर एक सेंटर में, जैसे कि एक सेंटर में सरकार होती है, तो सेंटर में गवर्नर जनरल होते थे। तो उस टाइम पे जो सेंटर में गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वॉरेन हॉस्टिंग। वॉरेन हॉस्टिंग सेंट्रल में गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट चलती थी, और इन सभी को, जो जनरल्स होते थे स्टेट के, इन सभी को रिपोर्ट करना होता था, ठीक है। उसके बाद करते हैं आफ्टर 1772। आफ्टर 1772 इंडिया में न्यू जस्टिस सिस्टम लाया गया। और न्यू जस्टिस सिस्टम में क्या था कि सिविल कोर्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सिविल कोर्ट बनाई गई और एक क्रिमिनल कोर्ट बनाई गई, ठीक है ना। सिविल कोर्ट और क्रिमिनल, सिविल कोर्ट में तो जैसे कि किसी का ज़मीन का, माल का मुकदमा होता है तो वो जाते थे, और क्रिमिनल कोर्ट में कौन से जाते थे? जो लड़ाई झगड़े वाले केसेस होते थे, मारकाट वाले झगड़े होते थे, वो क्रिमिनल कोर्ट में जाते थे। आज भी आप देखते हैं इंडिया के अंदर अभी फ़िलहाल ये सिस्टम चल रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट हैं, और ये सिस्टम जो है अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था, उसी टाइम से आज भी हमारा ये चल रहा है। तो उस टाइम अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इन्होंने ये एक मुस्लिम जस्टिस बिठाते थे। मुस्लिम जस्टिस कौन होता था? जो इनका मुस्लिम्स जो रिलीजन है, तो उसमें इनके कुछ जो ऊपर के लोग होते हैं, जैसे काजी कारी, जो उस प्रकार के लोग होते थे। और हिंदू के केस कौन देखते थे? पंडित। जो स्पेशल एक विशेष पंडित होता था, वो हर जिले के अंदर केस सुलझाया करता था अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग केस सुलझाए जाते हैं, अलग अलग धर्म के कुछ रीति रिवाज अलग होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये 2 लोग रखते थे अपने हर कोर्ट के अंदर, एक मुस्लिम और एक हिंदू। लेकिन फिर दिक्कत क्या आई कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। हिंदूज़ क्या थे कि हिंदूज़ का इन्होंने देखा कि पंडितों के जो हर ज़िले में अलग-अलग विचारधाराएँ थी, अलग-अलग मत थे, तो उनका जो केसेस थे, वो इंटरप्रिटेशन था, वो अलग-अलग तरीके से आता था, उस पे न्याय करना मुश्किल हो जाता था, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, 11 पंडित मिला करके एक एनबी हॉलहेड हुए हैं। तो एक इन्होंने कहा कि भई आप मिल-जुल करके सही क्या है, अपने धर्म के अकॉर्डिंग एक ऐसा लेजिस्लेचर बनाइए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो है जस्टिस किया करेंगे। तो फिर उसको इन्होंने संस्कृत में इन पंडितों ने लिख के दिया, और फिर एनबी हॉलहेड थे, उन्होंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और उसके बाद इन्होंने फिर एक सदर निजामत के नाम से कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट, जैसे आज पूरे इंडिया को देखता है, तो सदर निजामत के नाम से बनाया, निजामात, और कोलकाता के अंदर इसको बनाया गया, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो केसेस थे बाद में वो देखता था। दूसरा क्या था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कलेक्टर होता था। कलेक्टर जैसे कि नाम से ही चल रहा है पता, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट एक डीएम होता है, तो उस टाइम पे कलेक्टर होता था। कलेक्टर का वर्क होता था कि रेवेन्यू को टैक्स को कलेक्ट करना, और मेंटेन लॉ, यानी वहाँ पे कानून व्यवस्था को मनवाना, मतलब कोई दंगे ना हो। जो पुलिस भी थी वो कलेक्टर को मानती थी। तो उस टाइम पे क्या था, अंग्रेजों के शासन में कलेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती थी, और कलेक्टर ऑफिस की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पे, ठीक है ना। उसके बाद कंपनी के आर्मी सिस्टम क्या था उस टाइम पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर कंपनी का आर्मी सिस्टम क्या था, जो रूल था, और मुगल आर्मी, है ना, कॉलोनियल रूल और मुगल आर्मी। देखो उस टाइम पे जब अंग्रेजों ने कब्जा किया, तो मुगलों का यहाँ पे एक तरह से रूल था, और मुगल की आर्मी थी। मुगल आर्मी की मैं आपको एक विशेषता बता देता हूँ। मुगल आर्मी जो थी वो कैवेलरी और इन्फेंट्री दो से मिलकर बन रही थी। कैवेलरी का मतलब है जो घुड़सवार थे, उसके पास एक कैवेलरी वो सेना होती है जो घोड़े पे चढ़ के युद्ध लड़ती थी। और इन्फेंट्री का मतलब है जो पैदल चल के लड़ाइयाँ लड़ते थे, ठीक है ना। तो मुगल आर्मी इस दो में स्पेशलाइजेशन था। उसके बाद उस जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने भी इसी सिस्टम को यहाँ पे अडॉप्ट किया, और धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। जब मुगल आर्मी ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद कमज़ोर होती चली गई, तो क्या हुआ, तो अवध और बनारस के अंदर इन्होंने क्या किया, पीजेंट्स पीजेंट होते हैं छोटे किसान, बटाईदार किसान, किसानों को रिक्रूट करना शुरू किया आर्मी के अंदर, चाहे वो ज़बरदस्ती करके, चाहे वो पैसों का लालच दे करके। तो फिर यही काम इन्होंने अंग्रेज़ों ने किया। और उस टाइम पे मैं आपको बता दूं, बर्मा, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट पे इन्होंने कई बार आक्रमण किए, इन्हीं पीजेंट्स के आधार पर। जब भी इनको ज़रा
कहीं पे युद्ध करना होता था तो पीजेंट्स को रिक्रूट करते थे और उनसे युद्ध, उनकी सहायता से युद्ध लड़ते थे। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर क्या है? फिर धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ का जो आर्मी सिस्टम है, जो पुरानी जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, तो हमें जो हमारा खुद का ब्रिटेन के अंदर जो सिस्टम है आर्मी का, उसको यहाँ पे धीरे धीरे उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यहाँ की आर्मी को मॉडर्न करना चाहिए। तो धीरे धीरे उन्होंने कम करना शुरू किया। और व्हाट डिड द सिपोइज फील? अब जो पीजेंट्स को ये हायर करते थे उनको बोलते थे अंग्रेज लोग सिपोइज। क्या बोलते थे? सिपोइज। तो वो फील क्या करते थे जब भी कोई युद्ध होता था अपने ही देश में, अपने ही देश के खिलाफ युद्ध लड़ना, तो उस टाइम पे उनकी फीलिंग्स क्या थी? तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि उस टाइम पे अपने ही लोग उस सेना में, आर्मी ब्रिटिश गवर्नमेंट वाली सेना में भर्ती हो रहे हैं और अपने ही देश के खिलाफ जब उन्हें जंग लड़नी पड़ती थी तो उनकी भावनाएं कैसी होती थी। तो ये यहाँ पे सोचने वाली बात है। 1857 में उन्होंने अपने ही लोगों का विरोध किया था। एक तरफ तो क्रांति हुई थी कि हमें अपना देश को आज़ाद कराना है, और एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश आर्मी में जो हमारे इंडियन सिपाही थे वो उन क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़े थे। तो वो भावनाएं यहाँ पे हम समझ सकते हैं वो भावनाएं क्या थी। अब हम बात करते हैं, वैसे तो पॉइंट्स बहुत हैं, कंक्लूजन पे आते हैं इस चैप्टर के, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर रहा है। कंक्लूजन क्या है कि मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स थे, उनको ब्रिटेन से इंडिया आने में जो एक आर्म शिप था पुराने टाइप में, उसको 6 से 7 महीने लग जाते थे, 6 to 7 month। ठीक है ना? उसके बाद स्टीम शिप आए। स्टीम शिप से क्या हुआ कि स्टीम शिप से ब्रिटेन से इंडिया आने में ओनली 3 वीक्स लगते थे। ठीक है ना? 3 वीक्स लगते थे। और ये 19th सेंचुरी के स्टार्ट में हुआ, लगभग 1810 के आसपास। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी, वो ट्रेड टू पावर में कन्वर्ट हो गई। यानी उसने पूरे इंडिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, उसने यहाँ पे रूल चलाया। और बाकी आगे बहुत है इस चैप्टर के अंदर। 1857 की जो रिवोल्ट है उसमें क्या क्या हुआ था वो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि चैप्टर आपको 4 पार्ट में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।